or by diapedesis. That was on the basis of the source. ठीक है, कि जहां पर ब्लड वेसल से, आपको पता है नॉर्मली ब्लड जो है वो एक पैक्ड होता है। पैक्ड कहाँ पर होता है? दैट इज पैक्ड इन द वेसल्स। ठीक है, वो वेन्स है, वो कैपिलरीज हैं, वो आर्टरीज हैं। तो अब जब उन वेसल से जब ब्लड बाहर आता है, जब ऊज आउट करता है, राइट, तो उसमें से उस सोर्स की बेसिस पे हम उसे कैटेगराइज करते हैं बाय डायबिटीज, बाय रेक्सिस। ठीक है, तो ये प्रीवियसली मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। लेटर ऑन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टर्म्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हेमोरेजिक कंडीशंस। ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे या डिफरेंट ऑर्गन्स में जहां पर नॉर्मली ब्लड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली जहां पर ब्लड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ड्यू टू सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज इन द ऑर्गन, इन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटी, सर्टन लोकेशंस पे ब्लड जो है जब लोकलाइज करता है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज वाली स्लाइड्स अगर आप देखें तो आप सबको विजिबल है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंट जो थी, हिमोसाल्पिंग्स, हिमोपटिसिस, हिमेटमिसिस। ठीक है, ये डिफरेंट सोर्सेज से जब ब्लड ऊज आउट होता है, ठीक है, वो वॉमिटिंग के थ्रू हो, वो कफिंग के थ्रू हो, या जीआईटी में, नॉर्मली तो जीआईटी में ब्लड नहीं प्रेजेंट इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो टर्म्स जो आपसे डिस्कस की गई थी प्रीवियसली, ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती हैं अंडर सर्टेन डिजीजेस, राइट। सो ये थी समरी आपकी प्रीवियस लेक्चर की। तो अब हम नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन, दैट इज रिलेटेड टू ब्लड, that is much more common, that is congestion. Congestion, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं, अगर हम लिटरली मीनिंग्स देखें कंजेशन के, तो कंजेस्टेड एरियाज, हम कॉमनली ये वर्ड यूज करते हैं कंजेस्टेड एरियाज। ठीक है, तो कंजेशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेशन, एग्रीगेशन। ठीक है, तो अब जिस तरह हम रोड पे जाते हैं, जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो हम कहते हैं कि जी ये रोड बड़ी कंजेस्टेड है, रोड बड़ी, ये ट्रैफिक बड़ी, यहाँ पर कंजेशन है। ठीक है, तो इसलिए विल स्टार्ट अ बिट लेट आफ्टर। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो कंजेशन को जब हम लिटरली मीनिंग्स में डिफाइन करते हैं तो इट मींस एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो अगर हम ये ब्लड से रिलेटेड बात करते हैं तो उसको मैं सिंपली आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कंजेशन को हम यूं डिफाइन करते हैं कि जब ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर ही, पर्टिकुलरली ब्लड वेसल्स के अंदर ही, जब एक ही जगह पर वो कन्फाइंड हो जाता है, उसकी मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है, और वो एक जगह पर जब स्टेसिस डेवलप करता है, स्टे करता है एक जगह पे, ठीक है, तो उस चीज को हम कंजेशन कहते हैं। जी गॉट इट, कि कंजेशन क्या चीज है। नॉर्मली आपको पता है हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है वो मूव करता रहता है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू सर्टन एबनॉर्मेलिटीज, ड्यू टू सर्टन पैथोलॉजिकल कंडीशंस, जब ये ब्लड की मूवमेंट नॉर्मल ना हो, वहां पर स्टेसिस आ जाए, वहां पर स्लो मूवमेंट हो, वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाए ब्लड विद इन द ब्लड वेसल, ठीक है, तो उसको हम कंजेशन कहते हैं। जिस तरह आम जुबान में अगर मैं आपको फॉर डेली लाइफ के लिए मैं अगर आपको एग्जांपल कोट करूं, ठीक है, तो जिस तरह हम कहते हैं कि जी हमारे कोई भी जब इंजरी होती है या हमारे प्रेशर इंजर्ट होता है किसी भी ऑर्गन पे या किसी भी स्किन पे, तो हम जिसे आम जुबान में कहते हैं कि जी नील पड़ गया है, बेसिकली दैट नील पड़ना क्या है, दैट इज कंजेशन। ठीक है, तो वो नील क्या पड़ता है, वो वहां पर ब्लड जो होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है। जब हमारे कोई भी प्रेशर इंजर्ट होता है या इंजरी होती है तो वहां पर नीला सा हो जाता है एरिया। ठीक है, तो वो जो बेसिकली नीला होना जो है दैट रिप्रेजेंट कंजेशन। जी गॉट इट। Yes, ma'am.
ओके, सो अगर हम डिफाइन करते हैं इसको कंजेशन को, सो वी कैन डिफाइन इट एज प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू इंक्रीज्ड इनफ्लक्स और ड्यू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिटर्न फ्लो। ठीक है, अब दो चीजें हैं वहां यहाँ पर, अगर आप देखें इसकी इटियोलॉजी में तो दो मेजर चीजें हैं। या तो ये है कि जहां पर ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है, अगर आप सपोज अगर आप बाजू की अपनी एग्जांपल लेते हैं, आपके बाजू को अगर आप एक साइड लेफ्ट डिफाइन करें और एक को राइट डिफाइन करें, लेफ्ट से जब राइट की तरफ मूव करता है ब्लड, ठीक है, अगर वो मूवमेंट की दौरान कोई एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, कोई ब्लड वेसल के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी या जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं या ब्लड क्लॉट बन जाता है, उसकी वजह से ब्लड जो होते हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो एक ही जगह पे लोकलाइज करता है, ठीक है। और दूसरी ये है कि वहां पर इंक्रीज इनफ्लक्स मीन वहां पर ब्लड की मूवमेंट ही ज्यादा हो रही है, वहां पर ब्लड की कंसंट्रेशन ही ज्यादा हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब कंजेशन जो है, अगर हम कंजेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कंजेशन टर्म जो है वो डिफाइन करते हैं विद रेफरेंस टू वेन्स नॉट आर्टरीज, ठीक है। अगर हम ब्लड ओवरऑल अगर हम जनरल बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम जनरल बात करते हैं तो कंजेशन को हम डिफाइन करते हैं स्टेसिस ऑफ द ब्लड विद इन द ब्लड वेसल्स, लेकिन पर्टिकुलरली कंजेशन टर्म इज यूज्ड और अप्लाइड फॉर वेन्स, ठीक है, इसी वजह से हम वहां पर कहते हैं आम जुबान में कि जी वहां पर नील पड़ गया, ठीक है। तो वेन्स में आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, इसी वजह से वो जो एरिया होता है वो ब्लूइश अपीयर होता है, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज द ग्रॉस पिक्चर दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज कंजेस्टेड, ये स्प्लीन है बेसिकली। तो स्प्लीन में अगर आप यहां पर देखें इस कलर में और इस कलर में देयर इज अ डिफरेंस, कैन यू सी द डिफरेंस इन द कलर? यस मैम। ठीक है, तो ये एक ही ऑर्गन है, एक ही स्पीशी की है स्प्लीन, लेकिन आप कलर डिफरेंसेस देख सकते हैं। सो दिस एरिया इंडिकेट कंजेस्टेड एरिया, कंजेशन, क्लियर? यस मैम। हियर यू कैन सी कंजेशन, ठीक है। अगर दिस इज द पिक्चर, ग्रॉस पिक्चर ऑफ लिवर, ठीक है, तो अगर आप लिवर को यहां पर देखते हैं तो नॉर्मली क्या है, पूरे ऑर्गन का सिमिलर या सेम कलर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस पिक्चर को विजुलाइज करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर जो है वो विजिबल है, ठीक है। अगर आप इस एरिया में देखते हैं और इस एरिया में देखते हैं देयर इज अ डिफरेंस इन द कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नॉर्मल कलर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर उसके अंदर ब्लड की एग्रीगेशन या एक्यूमुलेशन है, सो दिस इज कंजेस्टेड एरिया, क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट इज पैसिव कंजेशन, पैसिव कंजेशन, ठीक है। अब पैसिव कंजेशन या ओवरऑल अगर आप कंजेशन को देखते हैं तो ये दो तरह से होती है, लोकल भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। लोकल मींस कि आपकी बॉडी में या कोई भी ऑर्गन में या ओवरऑल बॉडी में कोई एक स्पेसिफिक एरिया में, वो स्मॉलर भी हो सकता है वो बिगर भी हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर कंजेशन हो जाए, वो वहां पर इंजरी हो सकती है, कोई भी डिजीज के रिस्पॉन्स में हो सकता है, वहां पर कोई भी आप कह लें ब्लड क्लॉट की वजह से है, थ्रोम्बस की वजह से है, ठीक है, तो कोई एक सर्टेन स्पेसिफिक एरिया में जब डेवलप होता है तो उसको हम लोकलाइज्ड कंजेशन बोलते हैं, ठीक है। इट मे बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंप्लीट और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेन, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है वेन की, इट मींस कि वहां पर फर्दर पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी डेवलप होंगी, ठीक है। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन मींस कि वहां पर स्प्रेड करता जाएगा। अगर पार्शियल होगा तो वो इतना माइनर सा होगा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिसोल्यूशन भी उसकी डेवलप हो सकती है, ठीक है।
और ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर बैंडेज है वो आपने टाइटली एडहियर किया है, ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं अगर अपनी फिंगर पे आप रबर जो होती है, रबर बैंड जो होता है वो अगर आप अपनी फिंगर पे टाइटली उसको वो करें, ठीक है, अपनी फिंगर पे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी जो फ्रंट एरिया फिंगर का होगा, फ्रंट पोर्शन जो होगा, ठीक है, तो वो ब्लूइश या डार्क कलर का होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वहां पर ब्लड एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर बैंडेज की जाए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और टाइटली की जाए तो उससे भी कंजेशन डिवेलप हो जाती है, राइट। इसी तरह थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या है? थ्रोम्बस मैम वेन्स में ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड ब्लड क्लॉट और थ्रोम्बस में लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। थ्रोम्बस जो होता है बेसिकली ब्लड क्लॉट ही होता है, लेकिन ब्लड क्लॉट और थ्रोम्बस में टेक्निकली डिफरेंस क्या है? थ्रोम्बस इज ऑलवेज अटैच टू ब्लड वेसल वॉल। ये जो ब्लड क्लॉट, ऐसा ब्लड क्लॉट जो ब्लड वेसल्स के अंदर बनता है और उसकी अटैचमेंट ब्लड वेसल वॉल के साथ हो जाती है टाइटली, ठीक है, दैट ब्लड क्लॉट इज नोन एज थ्रोम्बस। और जो सिंपल ब्लड क्लॉट होता है उसकी अटैचमेंट ब्लड वेसल वॉल के साथ नहीं हो सकती, ठीक है। दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन सिंपल ब्लड क्लॉट एंड थ्रोम्बस, ठीक है। अच्छा जी, localized congestion may develop due to the pressure from any tumorous condition or any abscess। कोई भी ट्यूमर या न्यूप्लाज्म वहां पर जब डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से अगर जो वेन्स हैं, जो ब्लड वो ब्लड वेसल्स हैं, अगर वहां पर प्रेशर इंजर्ट होता है और उसके रिस्पॉन्स में लोकलाइज्ड कंजेशन डेवलप हो सकती है। इसी तरह कोई एब्सेस बन जाता है, ठीक है, वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ बन जाती है, वो ग्रोथ जो होती है उसके एडजेसेंट जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब वो प्रेशराइज होती हैं, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में लोकलाइज्ड कंजेशन कैन डेवलप। ओके, नेक्स्ट इज हाइपोस्टैटिक कंजेशन। हाइपोस्टैटिक, हाइपो मींस लो, ठीक है, दो टर्म्स होती है ना, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। हाइपो रिप्रेजेंट लोअर, ठीक है, स्टैटिक मीन स्टेसिस, इमोबिलिटी, ठीक है। तो हाइपोस्टैटिक कंजेशन बेसिकली कैन बी डिफाइंड एज the congestion that develop on the lower dependent parts, ठीक है। अब जो कॉमिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड कॉमिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके जो डिपेंडेंट पार्ट, जो लोअर पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो लोअर पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स में चूंकि उनमें मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, लोअर जो पार्ट्स होते हैं, डिपेंडेंट पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर कंजेशन डेवलप हो जाती है, वो नीला एरिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस उस टाइप की कंजेशन को हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक कंजेशन लोअर डिपेंडेंट पार्ट्स में। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सम टाइम क्या होता है कि जी जो कैडेवर्स होते हैं, ठीक है, जो कैडेवर्स होते हैं या डेड बॉडीज होती हैं, अगर उनको देखा जाए तो अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के साथ वो डेड बॉडीज पड़ी रहे तो उनके जो लोअर पार्ट्स होते हैं, डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लेइंग पोजीशन में जब एक कैडेवर होता है या डेड बॉडी होती है तो जो लोअर पार्ट्स होते हैं उनमें ग्रेविटी की वजह से, पूलिंग की वजह से जो लोअर पार्ट होते हैं वहां पर ब्लड पूल करता है, पूल करने के बाद वहां पर स्टेसिस हो जाती है क्योंकि वो डेड है, ठीक है, तो वहां पर ब्लड जो की मोबिलिटी खत्म हो जाती है और वहां पर ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है वो स्टे करता है, राइट। तो इस टाइप की कंजेशन को हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक कंजेशन। जी, गॉट इट? यस मैम। ओके, मैम एक बार फिर बता दें। ओके, हाइपोस्टैटिक कंजेशन बेसिकली अगर हम डेड बॉडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको पता है डेड बॉडीज एक लेइंग पोजीशन में है,
ठीक है। अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के साथ डेड बॉडीज जब पड़ी रहती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके उनमें ना तो उनकी बॉडी में मोबिलिटी होती है ना उनके ब्लड में मोबिलिटी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है, मतलब एब्डोमिनल जो एरिया होता है वो नहीं, उसके नीचे जो बैक वाला एरिया होता है, जो लोअर पार्ट्स होते हैं, ग्रेविटी की वजह से ब्लड जो होता है वहां पर पूल होना शुरू हो जाता है, और जो लोअर पार्ट्स होते हैं उन वेसल्स के अंदर ब्लड जो होता है वो एक्यूमुलेट हुआ रहता है, ठीक है, एग्रीगेट हुआ रहता है। अगर ऐसे कैडेवर्स में, ऐसी डेड बॉडी में जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेइंग पोजीशन में रहें, तो अगर उनका कलर डिफरेंसेस देखें तो अपर पोर्शन में कलर और नीचे वाले पोर्शन में, डिपेंडेंट पार्ट्स में डिफरेंस होता है। वो क्यों डिफरेंस होता है, नीचे वाले पोर्शन जो होता है थोड़ा ब्लूइश होता है, वो क्यों होता है कि उनकी जितनी भी लोअर पार्ट्स में ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड पूल कर जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेट कर जाता है। दैट टाइप ऑफ कंजेशन इज नोन एज हाइपोस्टैटिक कंजेशन। जी क्लियर? मैम इस बात की तो समझ आ गई है, लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि डेड बॉडीज में तो ऑलरेडी ब्लड जो है वो स्टैटिक होता है, तो फिर हाँ हाँ। ये डिफरेंस किस बेस पे हम लोग कर रहे हैं? बेटे ये डिफरेंस हम ये करें, हाइपो, हाइपो मींस लोअर, ठीक है, लोअर। अगर आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ शायद फिर आपको क्लियर हो जाए ये चीज। यहाँ मैं आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखाती हूँ। अ, नहीं इसमें वो नहीं है पिक्चर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आपको ये बताती हूँ। अब डेड बॉडी या कैडेवर, डेड बॉडी को हम पैथोलॉजी की टर्म में कैडेवर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो लोअर पार्ट्स होते हैं, अब जिस तरह अगर एक इंडिविजुअल जो है, डेड बॉडी जो है वो लेइंग पोजीशन में है, ठीक है, तो अपर पार्ट जो एब्डोमिनल साइड है वो दैट इज कंसिडर्ड एज अपर पार्ट, और लोअर पार्ट कौन सा होगा, बैक वाली साइड, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज? यस मैम, ये आ रही है। ठीक है, लोअर पार्ट। अब जब वो उनमें देखें कैडेवर में, ये डेड बॉडी में मोबिलिटी तो नहीं है ना, वो इटसेल्फ मूव कर सकते हैं ना उनका ब्लड मूव कर रहा है। तो अल्टीमेटली जैसे ही वो डेड होता है, जिस तरह इससे पहले मैंने आपको एगोनल चेंजेस पढ़ाए, एगोनल हेमरेजेस पढ़ाए थे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही डेथ होती है तो वो जो अपर पार्ट से ब्लड होता है वो लोअर पार्ट्स में मूव करना शुरू करता है एट द वेरी स्टार्ट ऑफ डेथ, ठीक है। तो वो जो लोअर पार्ट होते हैं, ग्रेविटी की वजह से लोअर पार्ट्स में ब्लड की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर वो एक्यूमुलेशन उसकी हुई रहती है, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ब्लूइश होना शुरू हो जाता है, वो डार्क कलर का होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अपर पार्ट, ठीक है। और इसकी वजह से जो कंजेशन डेवलप होती है पर्टिकुलरली इस केस में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक कंजेशन। ग्रेविटेशनल पूलिंग ऑफ द ब्लड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। जी समझ आ गई है? यस मैम। नहीं समझ आई? मैम आ गई है। श्योर? यस मैम। मैंने एग्जाम में ये पूछना है, घुमा फिरा के। मैम मैं वाला क्या समझ रही थी, लेइंग जी जी, पोजीशन को ना, मैं अप डाउन कर गई थी, और मैं समझ रही थी जैसे टांगे नीचे लटकी होती है ना, वो लोअर पार्ट ऐसी है। बात नहीं है। तो मुझे लेइंग ये, पोजीशन मैंने पहले भी मेंशन किया, लेइंग यस पोजीशन में मैम जब मुझे आप बात यहाँ, करें, ठीक है। यस मैम मुझे यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, हाँ इसलिए। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक कंजेशन, ग्रेविटेशनल पूलिंग ऑफ द ब्लड। अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, दैट कैन बी डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पूलिंग ऑफ द ब्लड इन द लोअर डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी
that is known as hypostatic congestion. जी क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज जनरलाइज्ड. जनरलाइज्ड congestion represent the involvement of whole body. क्लियर? मोस्टली ये लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर के केस में, जब भी हार्ट फेलियर होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जनरलाइज्ड कंजेशन डेवलप हो जाती है. ठीक है, जिसको अगर आपने कभी सुना हो या देखा हो तो वो कहते हैं कि जी फलां इंडिविजुअल या फलां बंदा जो था उसकी जब डेथ हुई तो उसकी बॉडी जो है वो नीली हो गई. ठीक है, या डार्क कलर की हो गई. तो बेसिकली दैट रिप्रेजेंट जनरलाइज्ड कंजेशन. ठीक है, एंड मोस्टली इट हैपेंस ड्यू टू हार्ट फेलियर. ठीक है, हार्ट फेलियर में क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी के सारे ऑर्गन, सारी ब्लड वेसल्स में चूंकि सर्कुलेशन हो रही होती है एट वंस. जब हार्ट फेलियर होता है तो जहां पर भी ब्लड स्टे करता है वो वहीं पर एग्रीगेट या एक्यूमुलेट कर जाता है. ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दैट वहां पर जनरलाइज्ड कंजेशन डेवलप हो जाती है. मैम हम रोड एक्सीडेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं इसमें, कि अगर किसी का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है तो उनकी भी पूरी बॉडी जो है वो ब्लू हो जाती है, वो नॉर्मलाइज नहीं इट होती? डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द इंजरी. ठीक है, यस मैम, स्वेयर। हाँ ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है, लेकिन ये सेवेरिटी और टाइप ऑफ द इंजरी पे डिपेंड करता है. ठीक है, अच्छा ये जो है ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. गैंग्रीन ऑफ द इंटेस्टाइन ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, टॉर्शन, ट्विस्ट, इंटरसेप्शन. इंटेस्टाइन जो होती हैं सम टाइम आपने कभी सुना होगा कि वो मुड़ जाती हैं. ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है आम जुबान में स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है, जिस तरह हम ये कोई भी पेट है या कोई भी जानवर है, जब हम उसको वो रस्सी बांधते हैं तो उसको हम स्ट्रैंगल करना कहते हैं. ठीक है, तो इसी तरह जब हम स्ट्रैंगुलेशन करते हैं, जब किसी का कोई भी ब्लड वेसल जो है या गला जिस तरह घूंटते हैं, ठीक है, दबाते हैं, तो इसको हम स्ट्रैंगुलेशन बेसिकली कहते हैं. ठीक है, तो इसी तरह टॉर्शन, ट्विस्टिंग, इंटरसेप्शन. जब इंटेस्टाइन्स होती हैं चूंकि वो ट्विस्टेड फॉर्म में नॉर्मली भी इस तरह होती हैं, उनकी पोजीशन या उनकी शेप जो होती है इस तरह होती है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन ब्लॉकेज अगर होती है तो वहां पर भी कंजेशन कैन डेवलप. क्लियर? Yes, अच्छा ma'am. जी, ओके. माइक्रोस्कोपिकली, microscopic appearance, how you will visualize congested areas or congestion. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं, स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो उस एरिया में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, पर्टिकुलरली वेन्स, ठीक है, तो वो एक तो डायलेटेड होती हैं. ठीक है, और दूसरा वहां पर अडीमा में भी प्रेजेंट. अडीमा, ठीक है, अडीमा क्या होता है? अडीमा बेसिकली वाटर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन को हम कहते हैं अडीमा. ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिकली चूंकि अब आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जैसे ही स्टार्ट करने हैं तो उसमें ये आप स्लाइड्स भी देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिकली आप कंजेशन को कैसे देखते हैं. तो कंजेशन की स्लाइड आप इस तरह देखेंगे कि उसके अंदर आपको आरबीसीज नजर आएंगे. बेसिकली तो जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो आरबीसीज तो हम वो देखते हैं. ठीक है, डब्ल्यूबीसीज तो विजुलाइज नहीं होते, तो उसमें हम ब्लड वेसल वॉल देखते हैं. ठीक है, और उस ब्लड वेसल वॉल के अंदर हम accumulation of RBCs like here you can see इसकी पिक्चर अगर आप देखें इस पिक्चर को. ठीक है, ये बेसिकली किडनी की स्लाइड है. किडनी के अंदर अगर आप ये देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है कंजेशन को. यहाँ पर कोई ब्लड वेसल होगी, उसके अंदर ये आरबीसीज की एग्रीगेशन है. इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी कोई छोटी कैपिलरी है या वेन है. ठीक है, ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर ब्लड आरबीसीज की एग्रीगेशन है.
इन द सेम वे यहाँ पर भी कोई ब्लड वेसल है और इसके अंदर आरबीसीज की एग्रीगेशन है। स्मॉलर ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो तो वेरिएबल साइज की हैं, कुछ बड़ी होंगी कुछ स्मॉलर साइज्ड होंगी, ठीक है। ये जब आप स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो मेरा ख्याल है वो दैट विल बी मच मोर क्लियर एज कंपेयर टू हियर, ठीक है। अच्छा जी, ग्रॉसली पिक्चर जो है वो आप इस तरह देखते हैं, डार्कर एरियाज नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वहां पर माइक्रोस्कोपिकली ये चीजें अभी छोड़ दें, ये जब आप हाइपरीमिया नेक्स्ट टर्म है वो आप पढ़ेंगे तो शायद फिर आपको क्लियर हो, ठीक है। एडिमा इज अनदर हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर, उसके बारे में भी आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए, वो मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ऑन एडिमा, ठीक है। तो अभी फिलहाल माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो भी आप ऑर्गन, वो किडनी है, वो लिवर है, वो स्प्लीन है, कोई भी है, अंडर माइक्रोस्कोप आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि आपको ब्लड वेसल वॉल नजर आएगी, ठीक है, और उसके अंदर आपको आरबीसीज की एक्यूमुलेशन या एग्रीगेशन नजर आएगी। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट इज हाइपरीमिया, हाइपरीमिया एंड कंजेशन। अब हाइपरीमिया को हम एक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। हाइपरीमिया, एक्टिव हाइपरीमिया और पैसिव जो है दैट इज यूज्ड फॉर कंजेशन, ठीक है। अब एक्टिव इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज हाइपरीमिया टर्म इज यूज्ड फॉर आर्टरीज, ठीक है। एक्टिव इसको इस वजह से कहते हैं बिकॉज आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ब्लड टू दी ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स, ठीक है। और पैसिव हम कंजेशन के लिए टर्म इसलिए बोलते हैं कि ये सप्लाई नहीं करती, ये सेल से या ऑर्गन से या डिफरेंट टिश्यू से ब्लड वेसल्स या वेन्स के थ्रू ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, और ये हार्ट की तरफ लेते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स व्हाई एक्टिव एंड पैसिव टर्म्स आर यूज्ड, ठीक है। और एक्टिव हाइपरीमिया, हाइपरीमिया टर्म हम आर्टरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म यूज करते हैं और कंजेशन हम वेन्स के रेफरेंस से करते हैं, ठीक है। और चूंकि आर्टरीज कैरी करती हैं टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स, तो इस वजह से हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं एक्टिव, ठीक है। और पैसिव जो होती हैं चूंकि वो वेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज आपको क्लियर है? हाइपरीमिया क्या है, कंजेशन क्या है, एक्टिव उसके लिए हम क्यों टर्म यूज करते हैं, पैसिव यूज क्यों करते हैं, ठीक है जी। मैम एनीबॉडी? मेरे को दोबारा डेफिनेशन बता दें। सॉरी मैम हाइपरीमिया की डेफिनेशन हाँ बता दें दोबारा। जी, हाइपरीमिया, हाइपरीमिया क्या होता है कि जब आर्टरीज के अंदर, पर्टिकुलरली आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। हाइपर मींस, हाइपर का मतलब क्या होता है? हाई, हाई, ठीक है, हाई या इंक्रीज्ड। जब ब्लड जो है मूव करता है एट द इंक्रीज्ड रेट, ठीक है, तो उसको हम हाइपरीमिया कहते हैं। हाइपर मींस इंक्रीज्ड, ईमिया मींस ब्लड, ठीक है। ईमिया रेफर्स टू ब्लड, so this is the combination of two words, hyper, increased, emia mean blood. When the blood move at increased rate in the arteries, that term is known as hyperemia. G, got it? यस मैम। Okay. मैम और कंजेशन का मतलब क्या होता है? स्लो मूवमेंट, ठीक है, स्टेसिस। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, मैम लास्ट स्लाइड में हमने कंजेशन में पढ़ा के ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट करती हैं, तो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज कर रहा है और ऊपर से वो डायलेट कर रही है, तो क्या फ्लो का उसके साथ मेरे ख्याल में इनवर्स रिलेशन नहीं होना चाहिए? बेटे उनकी तो समझ नहीं आई कंस्ट्रक्शन मुझे, होनी आपके चाहिए ना क्वेश्चन कि की फ्लो कम हो रहा रिपीट है। कीजिएगा प्लीज। मैम हमने पढ़ा ना कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट करेंगी, डायलेटेशन होगी वहां पे, जी जी और जी जी कंजेशन में फ्लो जो है वो कम कर जाएगा, तो जी जी, डायलेटेशन की वजह से फ्लो ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए
ब्लड क्लॉटिंग भी कुछ बेटे ज्यादा जब आ जाना ब्लड जो फिर। है, मैं बताती हूँ, एक मिनट। ठीक है, मैं समझ गई हूँ आपका क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यूं देती हूँ कि जब एक जगह पे अगर आप सिंपल कोई वाटर पाइप की तो नहीं, वो तो हार्ड होता है। अगर आप सिंपली ब्लड वेसल को कंसीडर करें, ठीक है, और वहां पर आप देखें कि आगे कोई हिंड्रेंस है, ठीक है, आगे ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, और वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन के रिस्पॉन्स में जो डिपेंडेंट एरिया होगा ब्लड वेसल का, वहां पर तो ब्लड स्टे करेगा ना, ब्लड की मूवमेंट स्लो हो जाएगी। अब चूंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहां पर डायलेट ही डेफिनेटली करेगी उसको कंपनसेट करने के लिए उस एरिया को। नहीं समझ मैम आई? फिर ये, मैम समझ आ गया, लेकिन ये फिर शॉर्ट टाइम के लिए होगा कि परमानेंटली वहां से डायलिटेशन होगी, वेजो डायलेशन बेटे ये मेरे ख्याल डिपेंड में करता भी है है। टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन पे। अगर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन परमानेंट है, ठीक है, तो इट मे बी फैटल, वो ब्लड वेसल रप्चर भी कर सकती है, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन जस्ट फ्लो इंक्रीज करने से, या वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एनी रीजन, अगर जिस तरह थ्रोम्बस होता है या ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, अगर जिस तरह ये कोविड में भी माइक्रो क्लॉट्स आपने सुना होगा बनते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वो आपको एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे जहां जहां ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होती है तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ये तो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन पे, ठीक है, तो कि मैम वो फिर ये परमा जो ब्रेन ट्यूमर होता है, जी जी, हाँ जी, मैम पूछिए। फिर ब्रेन ट्यूमर के केस में तो फिर परमानेंट डायलिटेशन होगी ना, क्योंकि वो तो एक दफा क्योर हो भी जाए तो फिर भी जो है उसके चांसेस होते हैं कि दोबारा आ जाता है। ब्रेन ट्यूमर इज वेरी वेरी फैटल कंडीशन, ठीक है, एक चीज। और दूसरी, ब्रेन ट्यूमर जो है उस पे डिपेंड करता है ट्यूमर का साइज, एक चीज, ठीक है, लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, साइज ऑफ द ट्यूमर, ठीक है, और नंबर ऑफ द ट्यूमर्स, कि वो मल्टीपल है या एक ही है, ठीक है, क्लियर। और साइज अगर तो इसका माइनर सा, इवन ब्रेन के केस में तो ये भी रिपोर्टेड है, अगर माइनर सा भी ट्यूमर बनता है दैट इज फैटल, बिकॉज वो जो ब्लड वेसल्स, ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो रप्चर हो जाती हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, एंड दैट इज अ फैटल कंडीशन, ठीक है, ठीक है, यस मैम, गॉट इट। ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्लियर है अब आपको कि कंजेशन वाले एरिया में डायलेट कैसे करती हैं, क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे ब्लड जा नहीं रहा, ब्लड के जिस एरिया में ब्लड स्टे कर रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए ब्लड में चूंकि इलास्टिसिटी, ब्लड वेसल्स में चूंकि इलास्टिसिटी होती है, वो थोड़ा सा डायलेट कर जाती हैं, वो उसको कंपनसेट करने के लिए कि ब्लड तो आगे जा नहीं रहा, ठीक है, इसलिए डायलिटेशन वहां पे डेवलप होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट, एक्टिव हाइप्रीमिया। एक्टिव हाइप्रीमिया इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, ठीक है। जब भी कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है, कोई स्टिंग बाइट होता है हमारे, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहां पर वो एरिया रेडिश हो जाता है, ठीक है, कोई भी स्टिंग बाइट होता है हमारे, तो आपने देखा होगा वहां पर एक तो वहां पर वो स्वोलन हो जाता है एरिया, और दूसरा वहां पर वो रेडिश हो जाता है। दैट रेडिश बेसिकली इज हाइपरीमिया, क्योंकि वहां पर जब स्टिंग बाइट होती है तो वहां पे हमारी बॉडी के सेल से कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं वो, अब जिस तरह हिस्टामीन है, ठीक है, आपने हिस्टामीन के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है, तो वहां पर वो क्या करता है, वो सिग्नल्स देते हैं, तो वहां पर ज्यादा ब्लड जो होता है वो इंक्रीज्ड रेट पे उस एरिया को जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी हैं, सेल्स भी हैं, लीकोसाइट्स भी हैं। अगर इसी तरह कोई बैक्टीरियल अटैक होता है हमारी स्किन के ऊपर या बॉडी के ऊपर, तो वहां पर ब्लड जो है वहां पर मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर लीकोसाइट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपको पता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन से सेल्स है हमारी बॉडी के? न्यूट्रोफिल्स,
ठीक है। तो इसी तरह ये स्टिंग बाइट की मैंने आपको इसलिए एग्जांपल कोट की है कि जब भी स्टिंग बाइट होती है वो हमारा एरिया जो होता है वो रेडिश हो जाता है, एंड दैट रेडिशनेस बेसिकली इज हाइपरीमिक कंडीशन। जी समझ आ गई है हाइपरीमिया क्या है? यस मैम। ओके, सो इट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होती है तो उसका एक कार्डिनल साइन, एक इम्पॉर्टेंट साइन, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है इन्फ्लेमेशन की कि वहां पर हाइपरीमिया मस्ट है कि डेवलप होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाइपरीमिया में डेवलप ड्यू टू एनी इरिटेशन और हीट। ठीक है, अब हीट जब भी होती है हमारी बॉडी को, कोई भी हीट मिलती है या इरिटेशन होती है तो वहां पर भी हाइपरीमिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब बाज इंडिविजुअल्स होते हैं, हम क्या करते हैं जब हम बहुत, अब जिस तरह हॉट वेदर है आजकल अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, या आप कोई भी हीट के सरकमस्टांसिस में आप खड़े हो तो आपने देखा होगा आपकी स्किन या आपका चेहरा जो होता है वो रेड होता है, बिकॉज आपकी उस टाइम जो सर्कुलेशन होती है वो इंक्रीज्ड रेट पे हो रही होती है, इस वजह से वो रेडिशनेस अपीयर होती है। अब जिस तरह हम गर्मी में बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा हमारी स्किन जो होती है वो रेडिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली हाइपरीमिक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, सो हाइपरीमिया इज मीडिएटेड बाय वेजोएक्टिव अमाइंस, केमिकल मीडिएटर्स। ठीक है, वेजो वेजो रिप्रेजेंट वेसल्स। ठीक है, और एक्टिव अमाइंस बेसिकली आर केमिकल मीडिएटर्स। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, कोई भी बैक्टीरियल अटैक होता है, कोई भी स्टिंग बाइट होती है तो वहां से हमारे सेल्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। ठीक है, और वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और हमारी ब्लड की मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ताकि अगर वहां पर कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, कोई भी एलर्जिक अटैक हुआ है तो उसको हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो सेल्स हैं, वो उनको कंपनसेट कर सके। ठीक है, न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म्स कौन से हैं? न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म यही जो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली दैट इज न्यूरोजेनिक रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस प्रोवाइड करना या हमारी बॉडी जब सिग्नल प्रोवाइड करती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूरोजेनिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, अब जो हाइपरीमिक एरियाज होते हैं वो रेड इन कलर, जो कंजेशन होती है उसमें ब्लूइश कलर होता है। ठीक है, स्किन जो होती है वो ब्लूइश होती है, और हाइपरीमिया चूंकि एक्टिव रिस्पॉन्स है, इसमें जो एरिया जहां पर हाइपरीमिया डेवलप होता है वो रेडिश अपीयर होगा। ठीक है, और जो कंजेशन या जहां पर कंजेस्टेड एरियाज होते हैं वो हमेशा कोल्ड होते हैं, कूल होते हैं वो एरियाज। जहां पर हाइपरीमिया डेवलप होगा वो एरिया वार्म होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, समझ आ गई? जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होगी या जहां पर भी अगर स्टिंग बाइट होती है, वहां पर जब स्वेलिंग होती है, अगर आप उसको देखें तो वो बाकी बॉडी टेम्परेचर से या बाकी हमारी जो स्किन होगी उससे वार्मर होगा एरिया वो वाला। ठीक है, पल्सेटिंग आर्टरीज, ये तो पहले ही मैंने आपको बताया कि हाइपरेमिया डेवलप ही आर्टरीज में होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली कैपिलरीज एंड आर्टरियोल्स आर डायलेटेड। ठीक है, तो इसमें भी वही मैकेनिज्म है, चूंकि फ्लो ज्यादा है तो वो डायलेशन वहां पे डेवलप होगी। अब इसमें डायलेशन और कंजेशन में डायलेशन में डिफरेंस क्या है? इसमें ड्यू टू इंक्रीज्ड फ्लो डायलेट करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं। कंजेशन में ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, पीछे से ब्लड आई जा रहा है, आगे से ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में डायलेशन डेवलप हो जाती है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके।
सो ग्रॉसली कंजेस्टेड एरियाज स्वोलन होते हैं, ब्लूइश होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अडीमा, अडीमा बेसिकली एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इसको आप कहते हैं। साइनोसिस, साइनोसिस क्या है, ठीक है, ये एक टर्म यहाँ पर मेंशन है, ये भी मैं आपको बता दूं। साइनोसिस बेसिकली कहती हैं जब जनरलाइज्ड बॉडी कंजेशन हो जाए, ठीक है, जनरलाइज्ड ब्लूइश हो जाए बॉडी कंजेशन, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो साइनोसिस टर्म यूज करते हैं। ब्लूइश डिस्कलरेशन जब डेवलप हो जाती है, स्पेशली अगर हम बात करें स्किन की, ठीक है, या म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइनोसिस। ब्लूइश डिस्कलरेशन दैट हैपन ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब वो ब्लूइश क्यों हो जाती है? ड्यू टू दी excessive accumulation of deoxygenated blood. Clear? Yes, ma'am. Okay. So this is the gross picture of the kidneys that is representing as congestion. Okay. This is the microscopic picture of congestion, ठीक है। अच्छा, अब जो हाइपरीमिया है और कंजेशन जो है, कंजेशन को आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हाइपरीमिया इज नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। हाइपरीमिया इज अ लाइव प्रोसेस। कंजेशन इवन आफ्टर डेथ भी आप ऑर्गन्स जो हैं उसको आप टिश्यू लें, स्लाइड प्रिपेयर करें, यू कैन विजुलाइज, ठीक है। लेकिन हाइपरीमिया इज अ लाइव प्रोसेस, वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल आप ऑब्जर्व करते हैं। समझ आ गई है? यस मैम। ओके। अच्छा, अब इसके बाद आपकी कोई क्लास है कि फ्री है आप लोग? मैम शायद इवनिंग की है, मॉर्निंग की तो नहीं है, बल्कि हमारी भी है। अच्छा, चलिए ठीक है, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।